हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एग्रोनॉमी की एक नेक्स्ट क्रॉप को हम डिस्कस करेंगे साथियों। और आज की जो क्रॉप है वो है मेज़ यानी मक्का, और इसका बॉटनिकल नेम है जिया मेज़। तो इस क्रॉप से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को डिस्कस करेंगे साथियों, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये सभी प्रकार के एग्जामिनेशन से आपकी जो अभी BSc AG की परीक्षाएँ होने वाली हैं उसके लिए, साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी उतना ही ज़्यादा लाभदायक हैं। तो वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले उन सभी साथियों से जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया लेक्चर लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस लेक्चर से ज़्यादा लाभ ले सकें। आइए स्टार्ट करते हैं और वन बाई वन जो भी वन लाइनर्स दिए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, पहला जो पॉइंट है वो दिया है कि मक्का जो है C4 पौधा है और इसके साथ साथ ये परपरागित और प्रोटेंडरी फसल है। तो C4 पौधा का मतलब यानी इसको टेम्परेचर की ज़्यादा आवश्यकता होती है और क्रॉस पॉलिनेटेड ये क्रॉप है। और क्रॉस पॉलिनेटेड का मतलब समझते हैं, सभी को मालूम है का मीनिंग होता है कि यानी जो मेल और जो फीमेल होते हैं वो जो है एक ही पौधे से के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, मतलब इनको पॉलिनेशन के लिए किसी दूसरे प्लांट की आवश्यकता होती है, मीन्स उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड। प्रोटेंडरी फसल का मतलब ये होता है कि है तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट और लेकिन फ्लावर है यूनिसेक्सुअल। मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग ब्रांचिंग में पाए जाते हैं, एक ही पौधे में पाए जाते हैं, अलग अलग ब्रांच में होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मोनोसिस कंडीशन पाई जाती है। लेकिन जो मेल वाला होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है, मीन्स उसे ही कहते हैं प्रोटेंडरी फसल, प्रोटेंडरी क्रॉप्स कहते हैं। मक्का का पौधों में जो है कल्ले यानी टिलर्स नहीं निकलते हैं, इसलिए इसको नॉन टिलर प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नॉन टिलर प्लांट्स मेज इज नोन एज, हो सकता है कि मक्का को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नॉन टिलर प्लांट्स कहता है, टिलर प्लांट्स कहता है, ब्रांच प्लांट्स कहता है, तो इस तरीके से पूछ सकता है। तो ये नॉन टिलर प्लांट्स है। अनाजों में सबसे अधिक उत्पादन के कारण तो इसका जो यील्ड की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो सीरियल्स में बहुत ज़्यादा की कंपेरिजन में इसका उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको मिरेकल क्रॉप्स के रूप में भी जाना जाता है। तो मिरेकल क्रॉप्स कौन है, तो मेज़ को मिरेकल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, इसे अद्भुत फसल के नाम से भी जानते हैं। मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं, इसे क्वींस ऑफ सीरियल कहा जाता है। ये क्वीन ऑफ सीरियल है, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि क्वीन ऑफ सीरियल के रूप में किसे हम जानते हैं, तो क्वीन ऑफ सीरियल के रूप में हम जानते हैं मक्का को। इसका जो दाना होता है उसे कैरियोप्सिस कहते हैं, इसके ग्रेन को, दाने को कैरियोप्सिस कहा जाता है। मक्के का जो पौधा होता है वो जल भराव यानी वाटर लॉगिंग के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होता है। मक्का में रात के समय अधिक तापमान रहने पर पैदावार ज़्यादा होती है। तो अगर इसमें रात में टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो इसकी जो प्रोडक्शन होता है, इसका जो यील्ड होता है वो बढ़ जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अधिक पैदावार लेने के लिए एक ट्रिक अपनाई जाती है, एक तकनीक अपनाते हैं। क्या करते हैं, इसके लिए पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर उसकी बुआई करते हैं, और जब पूर्व से पश्चिम दिशा की उसकी सोइंग की जाती है, बुआई की जाती है, तो इसकी जो क्रॉप्स होती है, इसकी फसलें जो होती हैं, फसलों को सूर्य की किरणों ज़्यादा से ज़्यादा मिलती हैं, मीन सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। जब सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी तो टेम्परेचर ज़्यादा इसे प्राप्त होगा, और टेम्परेचर इसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो फसल भी उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए एक टेक्निक होती है। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी बुआई करते हैं, और इससे सनलाइट ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, टेम्परेचर ज़्यादा इसे मिलता है, इसलिए इसका उत्पादन बढ़ जाता है। मक्का में 10% के समथिंग प्रोटीन होती है, 4% के समथिंग पाई जाती है वसा, और लगभग 70% जो पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट। इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कार्बनिक पदार्थों के बारे में यहाँ पर बताया गया कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो 10% के समथिंग प्रोटीन होती है, 4% वसा होती है, और लगभग 70% के समथिंग कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। मक्का में जो प्रोटीन होती है उसे जीन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी प्रोटीन को क्या कहते हैं, इसकी प्रोटीन को जीन कहते हैं, तो याद रखिएगा। इसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन इम्यूनो अम्लों की कमी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन कौन से इम्यूनो एसिड की कमी होती है, तो ट्रिप्टोफैन और लाइसिन जो इम्यूनो एसिड होते हैं वो उनकी डिफिशियंसी, उनकी कमी पाई जाती है। विश्व क्षेत्रफल में क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, मैक्सिको और भारत का स्थान आता है। मतलब जो मेजरली जो चार जो कंट्री हैं, जो देश हैं, जो एरिया के अकॉर्डिंग जो टॉप पे होते हैं, तो सबसे पहले जो है एरिया के अकॉर्डिंग संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे पर मैक्सिको है, और चौथे नंबर पर भारत का नंबर आता है। प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो प्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग से देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर है चाइना का स्थान। तो एरिया और प्रोडक्शन दोनों सेम ही इनका जो है देखने को मिल रहा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका एरिया पे दूसरे नंबर पर चाइना, और प्रोडक्शन में भी सेम, सब पहले अमेरिका और दूसरे नंबर पर चाइना। फैमिली की बात करें तो फैमिली ऑलरेडी हम शायद अभी नहीं बताए हैं। फैमिली इसकी ग्रेवनी फैमिली है, कोई सी फैमिली है, वैसे सबको मालूम भी है। ओरिजिन की बात करें उत्पत्ति की, तो ये आपका मैक्सिको या मध्य अमेरिका जो है इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ओरिजिन सेंटर माना जाता है। और जातियों अब बता देते हैं आपको, क्रोमोसोम की भी बात बता देते हैं, जिसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 20, तो इसको भी आप याद रखिए, वैसे सबको मालूम ही होगा। तो 20 गुणसूत्र होते हैं। फैमिली ग्रेवनी फैमिली है, और जो ओरिजिन सेंटर है इसका वो है मैक्सिको या मध्य अमेरिका। आगे चले, मक्का एक मोनोसिस प्लांट है। मोनोसिस प्लांट क्या होता है? मोनोसिस प्लांट को हमने पहले ही वाले पॉइंट में डिस्कस किया था जब हमने प्रोटेंड्री बताया था। तो मोनोसिस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, वो अलग अलग ब्रांच में होते हैं, एक ही पौधे में होते हैं लेकिन अलग अलग ब्रांचिंग में होते हैं। तो मोनोसिस प्लांट है जिसमें नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। मक्का जो है परपरागित एवं प्रोटेंड्री फसल है, तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और प्रोटेंड्री है। प्रोटेंड्री का मतलब यानी जो मेल वाला जो पार्ट होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है, जिसे प्रोटेंड्री कहते हैं। इसमें नर पुष्प पहले आते हैं, तो पहले आते हैं इसीलिए पहले मैच्योर भी हो जाते हैं। तो नर पुष्पों को टेसल कहा जाता है, और अगर नर पुष्पों को हटा दिया जाए इमेस्कुलेशन के दौरान तो उसे इमेस्कुलेशन कहेंगे, प्रोसेस को इमेस्कुलेशन कहेंगे, लेकिन मेनली मेल को हटाने को डीटेसलिंग कहा जाता है। तो टेसल हटाने की क्रिया को डीटेसलिंग कहते हैं, इसको भी याद रखिए। टेसल कहते हैं इसके मेल फ्लावर्स को, और मेल फ्लावर्स को अगर हटा दिया है तो उसे डीटेसलिंग कहते हैं, और इस प्रोसेस को इमेस्कुलेशन कहते हैं, ये भी आप याद रखिए। मक्का में मादा जो पुष्प होते हैं, जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे सिल्क कहा जाता है। तो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को सिल्क कहते हैं, और मादा पुष्पक्रम आने को सिल्किंग कहा जाता है। मेल वाले ऊपर होते हैं, फीमेल वाले पाए जाते हैं एक्सिलरी में, कक्षस्थ में पाए जाते हैं, इसको भी याद रखिए। संकर मक्का के बीज बनाते समय पौधों से नर पुष्प यानी परागकण को हटाने की क्रिया को इमेस्कुलेशन कहते हैं। तो किस समय? तो बीज बनाते समय, ठीक है, या कह सकते हैं कि वो मैच्योर होने से पहले, परिपक्व होने से पहले मेल यानी जो नर वाला पुष्प है उसको हटा देने की क्रिया को इमेस्कुलेशन कहते हैं, उसे कहते हैं विपुंसीकरण या नपुंसीकरण कहते हैं। तो इमेस्कुलेशन प्रोसेस जो है आपका मैच्योरेशन के समय किया जाता है, मैच्योर होने से पूर्व होते हैं। प्री मैच्योरेशन, जो प्री मैच्योर जो ग्रेन्स होते हैं, या कह सकते हैं स्पेशली आप पॉलन ग्रेन की बात करें तो पॉलन ग्रेन को हटा दिया जाए मैच्योर होने से पहले, तो उसे इमेस्कुलेशन कहते हैं, उसे कहते हैं विपुंसीकरण या नपुंसीकरण कहते हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मक्का व ज्वार के तने में शर्करा ज़्यादा होने से इसको साइलेज क्रॉप के रूप में ज़्यादा इसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसका कारण क्या है कि इसमें शर्करा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, अच्छी मात्रा में शर्करा पाई जाती है, तो इसलिए साइलेज क्रॉप के रूप में इसे अच्छी क्रॉप माना जाता है। लगातार अगर आप काफ़ी समय तक अगर मक्का खा रहे हैं तो इससे क्या होता है कि मनुष्यों में पेलाग्रा नाम की डिजीज़ होती है, तो इसको याद रखिए। पेलाग्रा जो डिजीज़ होती है वो किसके कारण होती है? तो लगातार अगर आप मक्का का सेवन कर रहे हैं तो इसे पेलाग्रा नामक डिजीज़ हो जाएगी। टियोसिंटे जो है मक्का का एक काफ़ी क्लोज वाइल्ड एंसेस्टर है, जंगली पूर्वज है, जिसे जंगली मक्का कहते हैं। तो क्या है वो? टियोसिंटे है, मक्का का काफ़ी नज़दीकी वाइल्ड एंसेस्टर है। भारत में रबी मेज की बात करें तो मेजरली ये खरीफ क्रॉप है, वैसे तीनों सीजन में बोई जाती है, रबी, जायद और खरीफ तीनों में बोई जाती है, लेकिन मेनली ये खरीफ क्रॉप है। लेकिन रबी क्रॉप कहाँ पर बोई जाती है? तो स्पेशली आपका बिहार में और राजस्थान में जो बांसवाड़ा जो जिला है वहाँ पर इसकी मुख्य रूप से रबी सीजन में इसकी फसल ली जाती है, तो इसको भी याद रखिए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन इनका गुणों के आधार पर किया गया है, क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो पहला इसका क्लासिफिकेशन है, इसकी स्पीसीज़ है जियामेज इंडोरेटा। जियामेज इंडोरेटा इसे फ्लिंट कॉर्न के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है ये मक्का। तो फ्लिंट कॉर्न इनके जो अदर नेम हैं इनको याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि जियामेज इंडोरेटा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये फ्लिंट कॉर्न के नाम से जानी जाती है। दूसरी है जियामेज एडेंटेटा। एडेंटेटा को डेंट कॉर्न के नाम से जानते हैं क्योंकि इनका जो आकार होता है दांतों के जैसा होता है और ये दांतों की तरह कठोर भी होते हैं। इनकी खेती संयुक्त राज्य अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो पहली वाली जो आपका जियामेज इंडोरेटा थी, इंडोरेटा इंडिया में उगाई जाती थी, काफ़ी ज़्यादा फेमस क्रॉप है वहाँ की। और ये जो है आपका जियामेज एडेंटेटा ये अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा प्रचलित, काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है आपका स्पीसीज़ है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जियामेज सैकरेटा। जियामेज सैकरेटा का नाम सुनकर के आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सैकरान यानी शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे स्वीट कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। तो स्वीट कॉर्न क्या है? तो जियामेज सैकरेटा को स्वीट कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। डिब्बा बंदी यानी कैनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है, सूटेबल है। यह मक्का अन्य की अपेक्षा ज़्यादा मीठी होती है। ज़्यादा मीठी होने के कारण क्या होता है, इसको सेक कर यानी रोस्ट करके इसको खाया जाता है। और इसकी जो फेमस वैरायटीज़ हैं, प्रिया और माधुरी इसकी फेमस वैरायटी हैं।
तो आप याद रखिए इनको भी। माधुरी अन्य किसी क्रॉप की वैरायटी है, तो कौन सी माधुरी और किस क्रॉप की वैरायटी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। व्यूअर से ये उम्मीद है कि वो हमें इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे कि माधुरी मक्का को छोड़ करके, मक्का की इस स्पीसीज के को छोड़ करके और किस जो है क्रॉप की जो है ये वैरायटी है, इसको भी आप बताइए कि एडेंटेटा के अलावा ये और किसकी वैरायटी है, सेक्रेटा के छोड़ करके, सॉरी। जियामेज इवल्टा अगले जो इसकी स्पीसीज है वो जियामेज इवल्टा है। जियामेज इवल्टा की कुछ हम प्रॉपर्टीज़ को जानें तो इसके दानों को अगर आप 170 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप गर्म कर दें तो इसके दाने जो है फूट कर फूल जाते हैं और इसे कॉर्न फ्लेक्स के या पॉपकॉर्न या चिप्स बनाने के काम में लाया जाता है। तो जियामेज इवल्टा को किस किस काम में इस्तेमाल करते हैं, तो ये कॉर्न फ्लेक्स बनाते हैं, इसे बनाते हैं पॉपकॉर्न और इसे चिप्स बनाने के काम में यूज करते हैं। अगला है जियामेज इमाइलिशिया। इमाइलिशिया इसका दाना जो होता है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसे फ्लोर मेज़ या सॉफ्ट कॉर्न के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए फ्लोर मेज़ या सॉफ्ट कॉर्न किसे कहता है, तो जियामेज इमाइलिशिया को बोला जाता है। जियामेज इवल्टा को किस नाम से जानते हैं, तो जियामेज इवल्टा को आप कॉर्न फ्लेक्स के नाम से जान सकते हैं, ठीक है, कॉर्न फ्लेक्स के नाम से जान सकते हैं या पॉपकॉर्न के नाम से, पॉपकॉर्न या आप पॉपकॉर्न भी कह सकते हैं या चिप्स बनाने के काम में इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। और जियामेज इमाइलिशिया को आप फ्लोर मेज या सॉफ्ट कॉर्न के नाम से जानते हैं। इसका दाना काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है और इसको फ्लोर बनाने के, आटा बनाने के काम में ले आते हैं। अगला है नेक्स्ट, छठा है जियामेज ट्यूनिकाटा। इसे पॉडकॉर्न भी कहते हैं, ठीक है, इसे पॉडकॉर्न के नाम से जाना जाता है और ये मक्का की काफ़ी ज़्यादा प्राचीन, काफ़ी ज़्यादा पुरानी किस्म है और इसका दाना व भुट्टा छिलकों से ढका रहता है, ये कवर्ड होता है, ओपन नहीं होता है। अगला है और लास्ट है, अगली और लास्ट जो उसकी जो स्पीसीज है वो है जियामेज सेरेटिना। जियामेज सेरेटिना इसे वैक्सीकॉर्न के नाम से भी जानते हैं। तो वैक्सीकॉर्न कौन है, तो जियामेज सेरेटिना को वैक्सीकॉर्न के नाम से जाने जाते हैं। इसमें स्टार्च की मात्रा टोपियोका जिसे कहते हैं साबुन दाना के समान होती है। इसमें स्टार्च की मात्रा जो होती है टोपियोका के समान होती है, मीन साबुन दाना के समान होती है। और यह स्टार्च उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है, काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है जियामेज सेरेटिना। तो ये हो गए 7 प्रकार की स्पीसीज जियामेज की, ठीक है। जियामेज की जो जियामेज है, जियामेज की और भी जो कुछ स्पीसीज हैं जियामेज की, ये स्पीसीज क्या है, ये इसके सब स्पीसीज हो जाएंगे, ठीक है। जियामेज जो आपका जियामेज मक्का है, मक्का की ये सब स्पीसीज हैं। मक्का व बाजरे में 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। तो कौन कौन सी 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं इसमें, तो इसमें जड़ें होती हैं क्राउन या शीर्ष जड़ें जो कि नर्सरी स्टेज पे होती हैं। दूसरी जड़ें हैं वो है सेमिनल जड़ें या सेमिनल रूट्स से कहते हैं, ये पोषण के लिए होती हैं। और तीसरी जड़ें हैं प्रॉप रूट्स या एरी रूट्स। तो मेन वाली जड़ होती है उसको आप याद रखिए, वो मेन जड़ है वो आपका सेमिनल रूट्स है। इनिशियल स्टेज में जो जड़ निकलती है उसे आप क्राउन रूट कह सकते हैं। और जो तीसरी प्रकार की जड़ है जो कि साइड से निकली होती है, तो मेन जड़ है आपका ये सेमिनल रूट्स है। और इनिशियल स्टेज में सेमिनल रूट्स बनने से पहले वही आपका क्राउन रूट के नाम से जानी जाती है। और बाद में जब पौधा डेवलप हो जाता है तो ऐसे साइड से जो है भूमि के ऊपर से भी कुछ जड़ें निकली होती हैं जो कि भूमि को पकड़े रहती हैं, तो इन्हें कहते हैं प्रॉप रूट कहते हैं, या इन्हें एरियल रूट के नाम से भी जाना जाता है। ये सपोर्ट के लिए होती है, सहारा देने के लिए होती हैं। अब बात करें वैरायटीज़ की, किस्मों की बात करें, तो वैरायटीज़ की किस्मों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिड वैरायटीज़ की, संकर किस्मों की बात करेंगे। तो संकर किस्मों में गंगावन, ये भारत की अनाज वाली फसलों में प्रथम संकर किस्म है जो 1961 में डेवलप हुई थी, 1961 में विकसित हुई थी। इसके साथ साथ डक्कन 103 है, गंगा सफ़ेद 2 है, गंगा 5 है। ये कुछ वैरायटीज़ हैं संकर किस्मों की। रणजीत है, हाई स्टार्च 101 है, पूसा संकर 2 है। इसके साथ साथ कुछ नई संकर किस्में हैं आपका DHM 103, DHM 117, DMH 121 और PHEM 2 and 3। ये कुछ अदर किस्में हैं हाइब्रिड वैरायटीज़ में मक्का की। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, जो पहली जो हाइब्रिड वैरायटी है मक्का की और साथ साथ अन्य सीरियल्स की, तो वो गंगावन है, 1961 में डेवलप हुई थी। किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। ICR के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट होता है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था 1961 में। गंगावन को भारत की अनाज वाली और संकर किस्मों में पहली किस्म है। डक्कन 103, गंगा सफ़ेद 2, गंगा 5, ये कुछ अदर किस्में हैं। रणजीत, हाई स्टार्च 101, पूसा संकर 2 और कुछ जो नई संकर किस्में हैं उसमें आपका DHM 103, DHM 117 और DMH 121 और PHEM 23, ये कुछ किस्में अदर हैं। अब हम कंपोजिट वैरायटी की बात करें। कंपोजिट वैरायटी में आप एक बार इसको देख लीजिए। कंपोजिट जैसे अंबर हो गया, किसान, विक्रम, जवाहर, सोना, विजय, अगेती 76 और प्रताप और तरुण और नवजोत और नवीन,
ये कुछ अदर जो है आपकी जो है कंपोजिट वैरायटी हैं, संकुल किस्में हैं, तो इसको भी आप याद रखिए, इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके याद रख सकते हैं। अगर आप 2 से 3 बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी वैरायटीज़ आपको याद हो जाएंगी। तो जवाहर, सोना, विजय, अगेती 76, प्रताप, तरुण, नवजोत, नवीन और किसान, विक्रम, अंबर, ये सब किस्में किसे हैं? ये मक्का की किस्में हैं और ये सब हैं संकुल वैरायटी या कह सकते हैं कंपोजिट वैरायटी। और भी कुछ वैरायटीज़ हैं जैसे माही कंचन और माही धवन, ये दोनों किस्में ARS राजस्थान के बांसवाड़ा राजस्थान से निकाली गई हैं। मक्का की OPEC 2 जीन वाली। OPEC 2 क्या है? OPEC 2 जीन एक प्रकार का जीन है जो मक्का में इंजेक्ट किया जाता है और OPEC 2 के कारण क्या होता है कि इसमें ट्रिप्टोफैन जो लाइसिन जो एमिनो एसिड की जो कमी पाई जाती है वो इनरिच हो जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो मक्का की OPEC 2 जीन वाली किस्में, तो इसमें OPEC मक्का की सफ़ेद किस्मों में आपका गंगा सफ़ेद हाई स्टार्च 1963 में इसे डेवलप किया गया था तथा गंगा 4 1971 में। OPEC 2 जीन को मक्का में ट्रिप्टोफैन, अब OPEC 2 जीन के बारे में बताया गया है कि ये क्या है। तो ये ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की पूर्ति के लिए, मतलब इसको इनरिच करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो है डॉक्टर SK वसल के द्वारा इसे विकसित किया गया था, इस जीन को, OPEC 2 जीन को। और इसलिए उनके इस कार्य के लिए इन्हें वर्ष 2000 का जो है विश्व खाद्य पुरस्कार से भी इनको अवार्डेड किया गया था, इनको सम्मानित किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की। तो शक्ति, प्रोटीना और रत्ना, ये मक्का की कुछ किस्में हैं जिसमें लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, कौन कौन सी किस्में हैं? तो वो हैं शक्ति, प्रोटीना और रत्ना, ये कुछ मक्का की किस्में हैं जिसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन जो एमिनो एसिड हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। अन्य हम कुछ वैरायटियों की बात करें, अन्य में QPM किस्में जिसमें पूसा विवेक आपका QPM 9, शक्तिमान 1, HQPM 1, ये कुछ अन्य किस्में हैं। मक्का में ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा पॉइंट है, मक्का में OPEC 2 व फ्लोरी 2 जीन पाए जाते हैं। तो मक्का में कौन कौन से जीन पाए जाते हैं, मतलब जो याद करने वाले पॉइंट है। तो मक्का में OPEC 2 और फ्लोरी 2 जीन पाए जाते हैं, इनको आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट हैं। संकर मक्का का विचार सबसे पहले EM ईस्ट के द्वारा और GHL के द्वारा 1910 में आया था। और EM ईस्ट और GHL ने 1910 में सिंगल क्रॉस टेक्निक के द्वारा जो है सबसे पहले हाइब्रिड मक्का को डेवलप किया था, संकर मक्का का विकास किया था। और ये तकनीक जो है सिंगल क्रॉस टेक्निक जो है आज भी अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगले पॉइंट की बात करें तो डबल क्रॉस टेक्निक जो है, मतलब सिंगल क्रॉस टेक्निक को EM ईस्ट और GHL ने डेवलप किया 1910 में, आज भी अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा फेमस ये टेक्निक है हाइब्रिड मक्का बनाने की। और DF जोन्स के द्वारा 1920 में डबल क्रॉस टेक्निक का जो है इवोल्यूशन किया गया था, डबल क्रॉस टेक्निक विकसित की गई थी। किसके द्वारा? DF जोन्स के द्वारा 1920 में DF जोन्स के द्वारा जो है डबल क्रॉस टेक्निक का विकास किया गया था मक्का के संकर के उत्पादन के लिए। और ये टेक्निक जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो डबल क्रॉस जो टेक्निक है ये भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। भारत में सबसे पहले मक्का पर कार्य किया गया था। अब ये पॉइंट था जो हम ऊपर पढ़ने वाले थे, जिसको हम बता रहे थे कि 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1961 में पहली जो है हाइब्रिड किस्म का प्रयोग का जो है विकास किया गया था या उनको बनाया गया था। तो 1957 में कौन से प्रोजेक्ट? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ICR के अंडर में आता है, के अंतर्गत ICR में किया गया था जो है, इसमें गंगा 1, गंगा 101, रणजीत व दक्कन किस्में 1961 में निकाली गई थी। सीड रेट की बात करें, बीज दर की बात करें, तो सीड रेट में अलग अलग प्रकार के सीड रेट हैं। पहले हम संकर किस्मों की बात करें सीड रेट की, तो संकर किस्मों का जो सीड रेट या बीज दर होती है वो 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से होती है। संकुल किस्मों यानी आपका कंपोजिट वैरायटी की बात करें तो कंपोजिट वैरायटी में जो सीड रेट होता है वो 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से होता है। और रबी क्रॉप्स की बात करें तो रबी फसलों के लिए तो 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट इसमें लिया जाता है। और चारे वाली फसलों में थोड़ा सा सीड रेट बढ़ जाता है क्योंकि इसमें स्पेसिंग को बहुत कम रखा जाता है, स्पेसिंग ज़्यादा मायने नहीं रखता है, तो पास पौधे होते हैं, इसलिए सीड रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट रखते हैं हम फॉडर क्रॉप्स के लिए। मेज की जब चारे वाली फसल के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो हम इस 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट रखेंगे। तो फिर से आप एक बार याद रखिए, संकर किस्मों 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, संकुल किस्मों की 18 से 20, रबी फसल के लिए आपका 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर और चारे के लिए 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है। बुआई की बात करें, सोइंग के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है? तो अच्छी बुआई के लिए डबलिंग जो मेथड होता है, डबलिंग या डिबलर के द्वारा जो है इसकी बुआई करते हैं सोइंग में। और खरीफ में जो खरीफ सीजन है, खरीफ सीजन में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या लगभग 66,000 के समथिंग होती है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए कि 1 हेक्टेयर में खरीफ सीजन में मक्का की कितने पौधे पाए जा सकते हैं? तो मक्का के 66,000 पौधे एवज औसत रूप से पाए जाते हैं।
पौधे से पौधों की दूरी व कतार से कतार की दूरी, प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो का जो स्पेसिंग होता है वो 62-20 सेंटीमीटर रखा जाता है। तो 62 × 20 सेंटीमीटर रखा जाता है पौधे से पौधा व कतार से कतार की दूरी। मक्का में जिंक की पूर्ति हो तो जिंक सल्फेट, तो जिंक की कमी को पूरा करने के लिए जिंक सल्फेट जो है आपका ये फर्टिलाइज़र यूज किया जाता है और इसका जो रेट होता है वो 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से फास्फोरस और जो पोटास उर्वरक देते हैं तो उसी के साथ में जो है बुआई से पहले आप इसको दे सकते हैं। तो जिंक की पूर्ति के लिए, जिंक की सप्लाई के लिए आप क्या करेंगे, जिंक सल्फेट जो फर्टिलाइज़र है उसको 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से आप फास्फोरस और पोटास उर्वरकों के साथ में जब आप बुआई कर रहे हैं तो बुआई से पहले ही आप इसको दे दीजिए। ठीक है, आगे बात करें, हम जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की बात करें तो अब यहाँ पर कुछ टेम्परेचर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो अच्छे अंकुरण के लिए 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ग्रोथ के लिए 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इसके साथ साथ ये C4 प्लांट है, सबको पता ही है, शॉर्ट डे प्लांट है। और मक्का की खेती जो है आपका रबी, जायद और खरीफ तीनों मौसमों में की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको तो सबको पता ही होना चाहिए कि जो मक्का की जो फसल हम तीनों सीजन में ले सकते हैं, इसे हम रबी क्रॉप्स के रूप में लेते हैं। खरीफ क्रॉप्स तो मेन है ही, मेजरली ये खरीफ क्रॉप है ही। इसके साथ साथ जायद में भी हम इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं। सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई में जल भराव एवं सूखा के प्रति ये संवेदनशील फसल है, सेंसिटिव क्रॉप है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप जो है उसमें सिंचाई ही ना करें, फसल सूख जाए। अब ऐसी भी कंडीशन ना हो कि आप सिंचाई कर दें तो उसमें पानी भर जाए खेतों में, तो ऐसा भी नहीं है। तो जल भराव और सूखा दोनों के प्रति ये संवेदनशील है, सेंसिटिव है। प्रॉपरली आप इरीगेट करिए उसको। और जल मांग, इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 500 से 800 mm जो है इसका वाटर रिक्वायरमेंट है। 500 से 800 mm इसका क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट है। इरिगेशन की बात करें तो फर्स्ट जो इरिगेशन इसमें करते हैं वो करते हैं टिसलिंग के समय। जब इसमें पहला जब मेल फ्लावर आने लगते हैं तो उस समय हम पहले सिंचाई कर देते हैं। दूसरी सिंचाई करते हैं इसमें सिलिंगिंग के समय, मतलब जो फीमेल फ्लावर आ रहे हैं उस समय। तो मेल और फीमेल फ्लावर के आने के समय पहली और दूसरी सिंचाई क्रमशः करते हैं। और सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था है, जो क्रिटिकल स्टेज है, वो मानी जाती है आपका टिसलिंग और सिल्किंग। टिसलिंग का मतलब मेल वाले फ्लावर के इनिशिएशन के समय और सिल्किंग का मतलब फीमेल फ्लावर के इनिशिएशन के समय हम इसकी क्रांतिक अवस्था या क्रिटिकल स्टेज मानते हैं सिंचाई की। अब बात कर लेते हैं खरपतवारों की, वीड्स की। तो इसमें बहुत सारे प्रकार के खरपतवार इसकी फसल को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन सी फसल हैं, जैसे इसमें सावा है, मकरा है, कोंदो है, बंदरा बंदरी है, दूब घास साइनोडोन डाइक्टिलॉन जिसे कहते हैं, लहसुआ, हजारदाना, बरू और जंगली चौला। ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मेन जो वीड्स हैं, खरपतवार हैं जो मक्के की फसल में पाए जाते हैं। तो इनको आप याद रखिए, सावा, मकरा, कोंदो, बंदरा बंदरी, दूब घास साइनोडोन डाइक्टिलॉन, लहसुआ, हजारदाना, बरू, जंगली चौलाई। मुझे व्यूअर्स से ये पता करना है कि ये सावा, मकरा, ये जो भी वीड्स दिए गए हैं, एक तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बॉटनिकली, बाकी अदर जो क्रॉप्स हैं, अदर जो वीड्स हैं, अदर जो खरपतवार हैं, तो आप हमें उन सभी खरपतवारों के बॉटनिकल नेम आप कमेंट बॉक्स में, या बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम आप कमेंट बॉक्स में हमें जो है ज़रूर लिख कर बताइए कि सावा का, मकरा का, कोंदो का, बंदरा बंदरी का, या लहसुआ का, हजारदाना का, या बरू या जंगली चौलाई का, इन सब का बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके हमें बताइए। अब हम बात करते हैं इन सब के नियंत्रण की। अगर ये प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं तो इनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो केमिकल कंट्रोल में पहले तो सिमाजीन का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब सिमाजीन हो गया है बैन इंडिया में। तो सिमाजीन के बैन होने के कारण एट्राजीन नाम का जो हर्बिसाइड है वो इस्तेमाल किया जाता है इसमें। अब हम बात करते हैं डिजीज़ की, रोगों की बात करते हैं। तो रोगों में 2 या 3 रोग इसमें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा इसको हानि पहुंचाते हैं। पहला है डाउनी मिल्ड्यू, फंगल डिजीज़ है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू आपका पेर्नोस्पेरेल्स जो है एक प्रकार का फंगस है, उसके द्वारा ये फैलने वाली बीमारी है। तो मक्का की प्रमुख रोग है और यह रोग पेर्नोस्पेरेल्स नामक कवक के द्वारा फैलता है। दूसरी जो बीमारी है वो है आपका मक्का की सफ़ेद कलिका, वाइट बड डिजीज़। तो मक्का के पौधे के ऊपरी भाग की इसमें हो जाती हैं पत्तियां सफ़ेद। तो ये प्रकार की कोई डिजीज़ नहीं है, ये जिंक की कमी का एक सिम्टम्स है, ठीक है, उसका एक लक्षण होता है। तो मक्का के पौधे में जब जिंक की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है कि मक्का की ऊपरी पत्तियां जो होती हैं वो सफ़ेद रंग की हो जाती हैं, और ये मुख्य रूप से जिंक की कमी को दर्शाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे रोकथाम के लिए कि जिंक सल्फेट की जो मात्रा हमने ऊपर अभी मेंशन की है 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, तो वही आप अप्लाई कर दीजिए बुआई के साथ, ठीक है। इसको बुआई के साथ या बुआई से पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिए। फास्फोरस और पोटास के साथ हमने बताया था ऊपर ही कि इसको आपको अप्लाई करना होता है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया होता है तो ये वाइट जो बर्ड है डिजीज़ ये आपको देखने को मिल सकती है। अब इंसेक्ट की बात करें, कीटों की बात करें, तो इंसेक्ट में पहला कीट है इसमें वाइट ग्रब, सफ़ेद लट।
ये मक्का की जड़ों का एक भयंकर कीट है, ठीक है। वाइट जो ग्रब है ये मक्का की जड़ों का एक भयंकर कीट है। तो जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला ये कीट है। अब जब जड़ें ही नहीं सही से रहेंगी, जड़ें ही डेवलप नहीं कर पाएंगी, तो पौधा का कोई अस्तित्व है नहीं। तो मक्का की जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला वाइट ग्रब है, और इसके नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरान 3G या फोरेट 4G की 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से आप बुआई से पहले इसको अगर अप्लाई कर देते हैं, तो ये जो इंसेक्ट है वाइट ग्रब, जो कि जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए बुआई से पहले इसको आपको अप्लाई करना होगा। तो कार्बोफ्यूरान 3G या फोरेट 4G की 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसकी मात्रा को अगर आप अप्लाई करते हैं, तो ये वाइट ग्रब जो इंसेक्ट है इससे आप नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा इंसेक्ट है तना छेदक या स्टेम बोरर या चाइलोपार्टिलस। ये जो स्टेम बोरर है, चाइलोपार्टिलस या तना छेदक, ये मक्के का एक दूसरा इंपॉर्टेंट हानिकारक कीट है। इसकी लार्वल स्टेज जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग टाइप की होती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इसमें क्या होता है कि पौधों में जो मुख्य तना और इसका ऊपरी भाग जो है सूख जाता है, इसे डेड हर्ट कहते हैं। तो डेड हर्ट टाइप का जो कंडीशन कौन पैदा कर देता है, तो डेड हर्ट कंडीशन पैदा करता है ये चाइलोपार्टिलस या स्टेम बोरर। यह कीट पौधे की 1 महीने की अवस्था पर नुकसान पहुँचाना शुरू करता है, ठीक है। जब पौधा जो है 1 महीने की अवस्था में होता है, तो ये जो है उसको नुकसान पहुँचाना प्रारंभ कर देता है। तो चाइलोपार्टिलस या स्टेम बोरर को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, तो इसके लिए हम कुछ बायो एजेंट इस्तेमाल करते हैं, या एक पैरासिटाइड इस्तेमाल करते हैं। तो एक पैरासिटाइड ट्राइकोडर्मा किलोनिस 1 लाख अंडे 5 ट्राइकोकार्ड के द्वारा पर हेक्टर इसको हम इस्तेमाल में ले आते हैं। 1 लाख अंडे को 5 ट्राइकोकार्ड के द्वारा इसको अप्लाई किया जाता है 1 हेक्टेयर के हिसाब से। अथवा आप कोटेशिया फ्लेविस नामक जो आपका लार्वा पैरासिटाइड है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बायो एजेंट के रूप में। ये भी इसकी जो है एग को जो है डैमेज कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। आगे चलें, सभी फसलों के लिए तना छेदक कीटों एवं तना मक्खी कीट की रोकथाम के लिए, तो ये सभी क्रॉप्स के लिए दिया गया है कंट्रोल मेजर। तो क्या कह रहा है कि सभी फसलों के तना छेदक कीटों और तना मक्खी कीट की रोकथाम के लिए आप दानेदार कीटनाशी से कार्बोफ्यूरान, जो ग्रेनुलर टाइप वाले जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, जैसे कार्बोफ्यूरान 3G या फोरेट 10G या आप कॉर्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 4G कि 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर मात्रा को इस्तेमाल करते हैं, तो आप इन इंसेक्ट से स्टेम बोरर इंसेक्ट और आपका जो जो फ्लाइज होती हैं, स्टेम फ्लाई होती हैं, या आप जिन्हें तना मक्खी कहते हैं, इनकी आप रोकथाम कर सकते हैं। किनका इस्तेमाल करके, कार्बोफ्यूरान 3G या फोरेट 10G या कॉर्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 4G, इन सब की 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर मात्रा को अप्लाई करते हैं, तो आप इनसे जो है छुटकारा पा सकते हैं, आप इनका नियंत्रण कर सकते हैं। आगे हम बात करें उपज की, ईल्ड की बात करें, तो जो संकर मक्का है, यानी जो हाइब्रिड वाली जो मक्का है, इसका जो उत्पादन होता है वो 40 कुंटल पर हेक्टेयर तक देखा गया है। इसकी उपज को 40 कुंटल पर हेक्टेयर तक देखा गया है। और कंपोजिट की बात करें, संकुल मक्का की बात करें, तो संकुल मक्का 30 से 40 क्विंटल, भाई किलोग्राम की बात ना करो, 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका उत्पादन देखा गया है संकुल मक्का का, कंपोजिट मेज का। तो साथियों, ये था मेज यानी मक्का के कल्टीवेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर। तो वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने सुझाव जरूर दीजिए। जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही वीडियो लेक्चर देखते रहिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए। जल्द आपसे मुलाकात करते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय